ओके फाइन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिविक सेंस के बारे में अरे मैं जैसे ही स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ इसमें दिक्कतें जरूर रहती है, isn't it? चलो बढ़िया। सिविक सेंस की बात कर रहे थे हम लोग, है ना? मतलब नागरिक। सिर्फ आप लोग ही हैं, आगे पीछे ना देखिए। ओके। आज हम मतलब सिविक सेंस के बारे में बात कर रहे थे कि नागरिकों की कैसी एक ड्यूटी होती है अपने देश के प्रति या जहाँ पर भी वो रहते हैं उसके प्रति। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें भी डिस्कस करी थी कि क्या क्या होना चाहिए। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे आप लोगों को उसी से रिलेटेड। हमने डायमेंशंस भी पढ़े थे उसके। अब कुछ बेनिफिट्स जो है सिविक सेंस के वो देख लेते हैं, क्या क्या बेनिफिट होता है अगर हम सही तरीके से बिहेव करते हैं हमारी कम्युनिटी में, सोसाइटी में, एक तौर तरीके से चलते हैं तो उसके क्या बेनिफिट है। हमें क्या बेनिफिट हो सकता है आप लोग बताइए। वेरी नॉर्मल थिंग क्या हो सकता है? आप हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को ख़राब नहीं कर रहे हैं, लिटरिंग नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्लीनलीनेस को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, आप लोग जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उसको ध्यान में रख के चलते हैं हमेशा। देन व्हाट इज़ द बेनिफिट? हम क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? क्या फ़ायदा मिल रहा है हमें? क्या मिलता है इससे? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, है कि नहीं? आप अगर सही तरीके से रहन सहन कर रहे हैं तो आप सही स्वच्छता से रह रहे हैं, पर्सनल हाइजीन रख रहे हैं, इंडिविजुअल डायमेंशंस जो हमने पढ़े थे, पर्सनल डायमेंशन उसका ध्यान में रखकर चलते हैं। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्या हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ? क्या हो सकता है? बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना, बहुत ज़्यादा क्लीन होना, या बहुत ज़्यादा हारमोनियस होना। हारमोनियस मतलब क्या होता है? सामंजस्यपूर्ण। सामंजस्यपूर्ण जो होते हैं उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है अगर आप में है, कंसिस्ट कर रहे हैं, देन ये एक बेनिफिट है आपकी सिविक सेंस का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कि कीपिंग पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड रिस्पेक्टिंग अदर्स राइट इनहेंसेस द ओवर क्वालिटी ऑफ लाइफ इन योर कम्युनिटी। अगर आप पब्लिक प्लेस क्लीन रख रहे हो तो आपकी भी क्वालिटी लाइफ सही होगी, है ना? आप दूसरे लोगों की सुन रहे हैं, दूसरे लोगों की इज्जत कर रहे हैं, उनके राइट की इज्जत कर रहे हैं, तो भी आपकी क्वालिटी लाइफ जो है कम्युनिटी में अच्छी रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी बॉन्ड्स कैसे? जैसे हमने एक बार पढ़ा था कि वो कम्युनिटी इवेंट में क्या करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, राइट? या फिर उस चीज का पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ चीजें अगर हमारे समाज में होती हैं, जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, तो इससे हमारी कम्युनिटी में क्या होता है, हमारी प्राण प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है, साथ साथ में जो दूसरे लोग भी है उनसे भी एक अच्छा सा बॉन्ड, जो रिलेशनशिप होती है वो डेवलप होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स ऑफ कम्युनिटी। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है इनहैंस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड हेल्थ। इनहैंस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड हेल्थ कैसे बात हो गई यहाँ पर भाई? कैसे होगा ये चीज? क्यों बेनिफिट है ये? एनीवन? जैसे रूल्स रेगुलेशंस रहती है पब्लिक हेल्थ के लिए, है ना, हम उसका फॉलो कर रहे हैं, सेफ्टी को ध्यान में रख रहे हैं, हम हाइजीन को मेंटेन करके रख रहे हैं, तो इंडिविजुअल जो रहता है वो अपने स्तर तक उस इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाने में कंट्रीब्यूट जरूर करता है। जैसे अगर आपके यहाँ कोई हॉस्पिटल है, राइट, आप उसमें पूरे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, कब वहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि हमें हाइजीन मेंटेन करना है, हमारे जो पेशेंट्स आने वाले हैं, या फिर हमें ये देखना है कि सारे जो रूम्स है, वार्ड्स जो है, सिविल जो जनरल वार्ड होता है वो अलग होता है, प्राइवेट वार्ड्स जो रहते हैं वो अलग होता है, तो सबको आपने अलग अलग बाइफरगेट कर रखा है एज पर दी हमने उसमें कितना पैसा लगाया है, उसमें हमने कितना एफर्ट लगाया। तो इससे आपका सिविक सेंस भी इंक्रीज होता है कि आपको क्वालिटी मिल रही है। जितना हम बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा गुड़ डालोगे उतनी ज़्यादा मिठास रहेगी, तो वैसी ही चीज़ यहाँ पर भी है। आप जितनी अच्छी चीज़ें खुद कम्युनिटी में बिहेव करेंगे, आपको रेसिप्रोकेट वो चीज़ें ज़रूर होंगी। ठीक है,
जैसे इसमें भी बोला गया है एक एग्जांपल कि ट्रैफिक रूल्स रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स। अगर आपने ट्रैफिक रूल फॉलो करा है, सेफ्टी की बात चल रही है यहाँ पर, ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे एक्सीडेंट कम होंगे। एक सेट रहती है आपकी स्पीड लिमिट, है ना, गाड़ियों में कि आपको इतनी ही स्पीड पे चलाना चाहिए, ट्रैफिक एरिया में 40 पे। पर हम तो है अफलातून आदमी और औरत, हम तो यूं टैना टैना करके चलाएंगे, ऐसे वाले लोग होते हैं, है ना। पायलट जिसको बोलते हैं, पायलट, है ना, पायलट बन रही है, ऐसा जो बोला जाता है। तो वो चीज प्रीवियस में नहीं आएगा, अंडू कर दूं? हाँ, तो जब यहाँ पर बात कर रहे हैं आप, एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो जाते हैं अगर हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते, सेफ्टी को फॉलो करते, स्पीड लिमिट को फॉलो करते, है ना। ये सारी चीज़ें जब भी हम प्रॉपर तरीके से मतलब लेते हैं अपने अंदर, इंक्लूड करते हैं, तो ही हमारा सिविक सेंस के लिए एक बेनिफिट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है बेटर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। बेटर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ये क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट डज दिट मीन, बेटर गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी? गवर्नेंस के बारे में हमने पढ़ा था, हमने वोटिंग राइट्स के बारे में डायमेंशंस में कुछ पढ़ा था, है ना, कि आपका जो वोटिंग राइट रहता है, आपके जो मतलब अधिकार दिए गए हैं, आप डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करते हो, स्ट्रॉन्ग बनाते हो कैसे, जब आप अपने ओपिनियंस उनको बताते हो, राइट। तो जब जब आप ये सारी चीज़ें पार्टिसिपेट करते हो एंथुसियास्टिकली आप अपनी गवर्नमेंट में, तो आप अपनी गवर्नेंस को भी बढ़ावा दे रहे हो। ओके, जैसे सिटीजन्स वोटिंग इन इलेक्शंस और एडवोकेटिंग फॉर इंपॉर्टेंट इश्यूज एंश्योर दैट देयर वॉइसेस आर हर्ड इन पॉलिसी मेकिंग। जब भी कोई पॉलिसी मेक होती है या फिर पॉलिसी नीतियां बनाई जाती है, तब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोग अपना मुद्दा रखते हैं, तो दोनों पक्ष सुना जाता है। सिर्फ एक ही पक्ष को हम ध्यान में रखकर कोई भी नीति को निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये अगेन वही हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी में हम क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारी भी राय रखी जा रही है, चाहे वो पक्ष में हो सकती है, वो निष्पक्ष हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सिविक सेंस एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट। वो सिविक सेंस जो है हमारा, हम वो ये भी बोलता है कि आप अपने इन्वायरमेंट की जो देख रेख है वो भी करिए, ये भी आप ही का ही दायित्व है, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हेल्पिंग टू प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। हमें क्यों बार बार कहा जाता है कि दिवाली पे कम पटाखे फोड़ो भाई, पराली जो अभी मेन मुद्दा चल रहा है, पराली क्यों जलाई जा रही है किसानों द्वारा, मत जलाइए क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ये हमारा मतलब फोर्स नहीं कर रहे हैं वो हमें, पर वो ये क्या है कि वो ऐसा बोल रहे हैं कि ये आपके लिए ही बेनिफिट है, अगर आप ये चीज़ नहीं जलाएंगे आप ही की श्वास जो लेने की क्षमता रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी, अच्छी ऑक्सीजन मिलेगा आपको। बट अगेन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, इसका एक बेनिफिट है, समझ जाना, मैंने इन्वायरमेंटल लिखा है। समझ जाना। फिर इसके बाद और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, बट आई विल एक्सप्लेन ओनली 5। क्लियर है? मैं आप लोगों को नाम लेके बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं इसमें और पॉइंट्स। सॉरी, दूसरा इस 6th वाला पॉइंट रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेयरनेस, उसको भी समझा देते। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेयरनेस, आप अपने टैक्सेस टाइम पर भर रहे हैं, ये आपका सिविक सेंस है। ठीक है, आप अपने काम के प्रति ऑनेस्ट है, ये आपका सिविक सेंस है। आप अपने लोकल बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका सिविक सेंस है। तो इससे ही हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें प्रमोशन ऑफ कल्चरल रिस्पेक्ट एंड हार्मनी। वही बात है जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि ट्रेडिशंस, जो संस्कृति है हमारी, कल्चरल हेरिटेजेस जो है, उसको अगर हम सही धरोहर को सही तरीके से रखते हैं, उसका हम अनादर नहीं कर रहे हैं, हम उसको मिसयूज नहीं कर रहे हैं, देन ओनली आप अपनी सोसाइटी में भी एक तरह से उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं।
ठीक है। आप अगर सही तरीके से मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपसे जो आपके छोटे भाई बहन रहेंगे या बेटा बेटी जो भी रहेंगे, वो भी आपसे यही चीज सीखेंगे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो लेट्स जस्ट लर्न अबाउट द हिस्ट्री के बारे में जाने एंड देन उसका इम्पोर्टेंस समझे। ये चीजें डेवलप की जाती है बाय द जनरेशन, बाय द इन्वायरमेंट, बाय द सर्कल विच वी आर इन, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को हमेशा बेनिफिट देती ही है इन समहाउ वे। ओके, इंक्रीज्ड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल्स जो रहते हैं उनके पास अगर सिविक सेंस रहती है तो वो रिस्पॉन्सिबल नेचर के भी हो जाते हैं, वो अपने आप को सोसाइटी के प्रति अकाउंटेबल समझने लगते हैं। जैसे अगर मैं स्वच्छता भारत अभियान है ना, अगर मैं इंदौर में रह रही हूँ, नंबर 1 सिटी बनी थी क्लीनलीनेस में, राइट। अगर मेरा मन कर, मैंने कुछ वेफर्स खाए और मेरा मन है कि अब मैं फेंक दूं, बट मेरा हाथ ही रुक जाएगा अपने आप कि अरे भाई मत फेंक, क्या है, साफ सुथरी जगह है, क्यों फेंकना, इजंट इट। तो जब वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ब खुद आ जाती है सोसाइटी के प्रति, वो भी सिविक सेंस का ही आउटकम होता है। ओके, ये थे हमारे कुछ बेनिफिट्स ऑफ सिविक सेंस। क्लियर है ये सारी चीजें? अब हम कुछ पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं सिविक सेंस में, आप लोग क्यों सिविक सेंस फॉलो नहीं होता है। ठीक है, पहला शब्द है लिटरिंग। इट्स नॉट ला, इट्स ली। ओके, सो जस्ट मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू गाइस। लिटरिंग का मतलब होता है कचरा फैलाना। ठीक है, आप कचरा कहीं पे भी फैलाए जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं वहां पर फैला दिया, पार्क पे जा रहे हैं वहां पर फैला दिया, पीक मार दिया आप लोगों ने, फैला दिया। ठीक है, बहुत से लोगों को बहुत गंदी आदत होती है स्पिट करने की, है ना। ये देखो इसमें है भी वो सेकंड पॉइंट, स्पिटिंग, थूकना। आई डोंट नो, बहुत ज्यादा ही लोगों को थूक आती है, पता नहीं कहाँ से इतनी आती है। बहुत ज्यादा सलाइवा फॉर्मेशन होता है उनके मुंह में मेरे ख्याल से। सो स्पिटिंग जो है, भाई बच्चे मेरे को बाहर से ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई अजूबा खड़ा हो। लिटरिंग, लिटरिंग मतलब कचरा फैलाना। ठीक है, स्पिटिंग मतलब थूकना। ये भी एक आपका इशू है सिविक सेंस में। आप इस चीज को अगर रोक देते हैं तो स्वच्छता आप ही के अराउंड रहेगी। आप करते रहेंगे, गंदगी में रहेंगे, तो क्या बोलते हैं हम हिंदी में, किसी को ऑफेंड हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु सुअर रहता है गंदगी में। मम्मियाँ अपने को जब अपन कमरा साफ नहीं करते, सुअर है क्या, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो गंदगी में रहता है। और कुत्ता जो रहता है वो जगह साफ करके बैठता है अपनी। कुत्ता बना करो, ठीक है, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। ठीक है, फिर जो लड़कों में बहुत ज्यादा ये प्रचलित है चीज, क्या लिखा मैंने, पब्लिक यूरिनेशन। What does this mean? You guys know it very well. आप सार्वजनिक जगह पर टॉयलेट कर रहे हैं। It's not a matter of laughing, but this is a fact. हम देखते हैं ये सारी चीजें and this is the reality. Although अब यहाँ पर एक्सक्यूज क्या आ जाएगा कि हमारे पास तो वो सारी सुविधा है ही नहीं कि हम अपना सके और वहां पर उस पर्टिकुलर मोबाइल टॉयलेट्स या फिर जो भी टॉयलेट्स होते हैं, शौचालय जो बने होते हैं, वो उसका हम उपयोग करें। परंतु अगर होता भी है तो ये ऐसे लोग होते हैं जो जाके तब भी कोने में जाके कर ही देते हैं एंड दे डोंट गिव अ डैम टू एनीवन कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, आई डोंट केयर, भाई हमें तो करना है तो करना है। ऐसे होते हैं लोग ये। तो ये सारी चीजें जो रहती हैं आपके सिविक सेंस को क्या कर रही है, गलत दिखा रही है। इश्यूज है ये हमारे लिए, ठीक है, इस चीज को कंट्रोल करना जरूरी है। अब डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अगर कोई सी बस में बैठे हैं, है ना, अच्छी बस है, पर तुम्हें पता नहीं क्या उंगली हो रही है कि तुम उसके जो सीट है उसका फोम को निकाले जा रहे हो, उसमें छेद करे जा रहे हो, मतलब कुछ भी करना तुम लोगों को। तो अगेन आप अपनी प्रॉपर्टी जो आपके लिए ही बनाई गई है उसको क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। सो डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। रेलगाड़ियों में जाना, रेलगाड़ियों में क्यों आजकल मग्गे चेन से बांध दिए जाते हैं,
क्यों बांध दिए जाते हैं? इसी कारणवश हम लोग जो है, हम में सिविक सेंस जो है वो मिस है अभी। हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि ये हमारी ड्यूटी है क्लीनलीनेस को, हमें उसको मेंटेन करके रखना है, बट एट द सेम टाइम हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उस चीज को और बढ़ावा दे रहे हैं, इश्यूज को और क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, उससे हमारे लिए ही प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं, उजागर और कर रहे हैं। ठीक है। देन डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी, डिसरिगार्ड टू ट्रैफिक रूल्स। आप अपने जो ट्रैफिक के रूल्स हैं उसको भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, चालान बनेगा आज की तारीख में और सीधा घर पे पप्पा बोलेंगे फिर ये क्या है। टो गाड़ियां, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, टो कर लेती है गाड़ियां, है ना, उठा के लेके चली जाती है गाड़ियां। आपने सही पार्किंग पे नहीं खड़ी करी, अगेन गाड़ी क्या हो जाएगी, लेके चले जाएंगे। ये आप ही के लिए क्या है, एक इशू है, आप ही के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेरी भी गाड़ी एक बार पहली बार टो करी गई रिसेंटली, जन्माष्टमी के टाइम पे। मैं बस चौड़ में चल रही कि देखो सबकी गाड़ियां उठा रहे हैं, हम भी मेरे पर बस ऐसे ही निकलते हुए जा रही हूँ, मेरी गाड़ी है उसमें। मेरी तो वही ढेर भागे, फिर तुरंत पीछे पीछे, भैया गाड़ी हमारी है। फिर डिसरिस्पेक्ट फॉर पब्लिक ऑर्डर। कुछ पब्लिक ऑर्डर्स गवर्नमेंट जो रहती है निकालती है ना। जैसे एक समुदाय के लिए पब्लिक ऑर्डर ये निकाल दिया कि जो स्पीकर्स है वो हटा देना है ना, परंतु वो वापस से लगे हुए हैं, वापस से उसका उपयोग किया जा रहा है। पब्लिक ऑर्डर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई और उसके साथ साथ वही चीजें वापस से प्रचलित होती जा रही हैं जो पहले हो रही थी। ठीक है, तो ये भी हमारे सिविक सेंस के अगेंस्ट जाता है। फिर नॉइस पॉल्यूशन, जबरदस्ती आप लोग हॉर्न बजाते हैं ट्रैफिक में। आई डोंट नो व्हाई, आई लिटरली गेट सो इरिटेटेड। मैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ जब पता है सामने भी गाड़ियां है, जगह नहीं है, कहाँ निकलेगा भाई, तू उड़ के जाएगा, कृष बन रहा है या शक्तिमान बन रहा है, क्या बनना चाह रहा है वो, या कैप्टन अमेरिका बन रहा है कि यूं घूमे पहुंच गए, या फिर थॉर बन गए, हथौड़ा घुमाया इधर उधर हो गए। मतलब कुछ भी अननेसेसरी नॉइस पोल्यूशन करना है लोगों को। एक दफा मैं जा रही थी ट्रैफिक में, ठीक है, नॉइस पोल्यूशन अथाह में हो रहा, सबको पता है ट्रैफिक जाम है, नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल पाएंगे वहां से, परंतु जो पीछे महाशय थे वो कंटिन्यूसली हॉर्न बजाए जा रहे। हमने कुछ नहीं करा, हमने अपनी गाड़ी साइड में करी, हमने बस यूं ऐसे जगह के लिए उनको रास्ता दे दिया और हाथ से इशारे कर दिया, अपन ऐसे ही करते कि ले भाई तू ही निकल जा, आगे चला गया वो, है ना। तो वो मेल ईगो हर्ट हो गया उनका उस टाइम पे, महिला ने कैसे बोल दिया, ऐसा कर दिया हमें। अब वो हमें ऐसे करते, ये क्या है, ऐसे मतलब ऐसे एक्सप्रेशन दिए मुझे उन्होंने। तो मैंने क्या गाली दी क्या आपको कि मैंने कुछ अब्यूसिव वर्ड्स यूज करे हैं? मैंने तो बस यूं ही करा ना, ऐसे यूं करके आगे जाइए। तहजीब तो यही है, यही अपन ट्रैफिक में यही करते हैं ना, सामने पीछे वाले को। अब बंदा आगे चला गया, वो भी अटक गया, मतलब तू कहाँ जाएगा, अब मैं उसके पीछे, मतलब अब मैं हॉर्न बजाती हूँ, अब तू देख। परंतु मैंने वहां पर सिविक सेंस का पालन नहीं किया। वो गड्ढे में कूद रहा था तो मैं भी कूदी उसके पीछे, मैंने भी उसके पीछे हॉर्न बजाया, इरिटेट वो भी हुआ बराबर। फिर वो बड़े यूं गुस्से में मुझे देखा, मैंने कहा अब क्या, अपन तो ये अब क्या, निकलो भाई साहब निकलो, ये बट ये क्या है, वो बदले की भावना। परंतु हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसको ज्यादा आगे चलाना। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, नॉइस पोल्यूशन। हम अननेसेसरी हॉर्न्स बजा रहे हैं, जरूरत नहीं है, फिर भी लोगों से बदला लेने के लिए भी बजा रहे हैं। तू कैसे आगे निकल गया, मैं तेरे को बताती हूँ या बताता हूँ, ठीक है। फिर जो बड़े बड़े स्पीकर्स लगा देते हैं, पता नहीं क्यों, ठीक है, जिनके घर के सामने गरबे होते हैं उनके घर के सामने 6 बजे से ही बजना शुरू हो जाता है। जो अंदर रहता है इंसान, उससे पूछो उसका दिमाग कैसा खराब होता है। भुगत भोगी मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो दीज आर द इश्यूज विच कम इन द वे ऑफ योर
सिविक सेंस, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एनक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण। आपने अतिक्रमण कर लिया है, कोई जगह है वो पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए बना रखी गई है अलग से सुरक्षित गवर्नमेंट द्वारा, परंतु हम वहां पर अतिक्रमण कर रहे हैं। फुटपाथ पे जैसे लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, अपनी दुकानें लगा लेते हैं, सिविक सेंस नहीं है। फिर कल को तुम्हें नगर निगम हटाएगी तो तुम गवर्नमेंट को गाली दोगे कि इनने हमारी रोजी रोटी छीनी, परंतु आपने ही तो पालन नहीं करा, तो वो तो अपने रूल्स रेगुलेशंस तो लगाएंगे कभी ना कभी, ठीक है। फिर लैक ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस, आपको अपने आसपास जो पर्यावरण है उसकी जागरूकता की कमी है, तो भी ये एक इशू है। जैसे कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करना, है ना, पन्नी का उपयोग करते हैं, तो आज के जमाने में पन्नी के बजाय वो पेपर वाले बैग्स रिप्लेस कर दिए गए हैं। लोगों को बोल दिया गया है कि आप अपने घर से खुद ही कपड़े के बैग लेकर आइए। ऊर्जा की बर्बादी, अननेसेसरी लाइट्स चालू हैं, ये भी पर्यावरण का गलत उपयोग हो रहा है, ठीक है। फिर लैक ऑफ डिजिटल सिविक सेंस, लैक ऑफ डिजिटल सिविक सेंस क्या होता है? डिजिटल नागरिकता की कमी। इसका मतलब है कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता आप लोगों को। इंटरनेट पे आप गलत सूचना ले रहे हैं, है ना। हम जैसे वो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, है ना, वो भी यही बताते हैं कि अगर आपके पास कोई मैसेज आता है तो उस पर क्लिक मत करिए, आरबीआई द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई है। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल तरीके से फ्रॉड करने वाले हैं हमारे साथ। फिर कुछ ऐसी हम बोलते हैं कि फालतू के व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड मत करो यार, है ना। ये भी आता है, घर पे भी बोलते हैं, अपन खुद बोलते होंगे मम्मी पापा या अपने से जो भी दूसरे लोग होते होंगे फैमिली में, कि ये क्या है आप लोग फॉरवर्ड करते हो कि 5 लोगों को फॉरवर्ड करोगे तो धनलक्ष्मी आपके यहाँ आएगी। ऐसा होता है क्या? धनलक्ष्मी को जहां जाना होगा वो वहीं जाएंगी, आपके फॉरवर्ड करने से नहीं जाएंगी। हमारी धनलक्ष्मी इतनी एडवांस नहीं है ठीक है, उनको आपके कर्मों के ऊपर है डिपेंड, ठीक है। फिर डिफेसमेंट ऑफ हेरिटेज साइट्स, विरासत स्थलों का अपमान करना। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बोला, आप लोग जा रहे हैं कहीं मॉन्यूमेंट्स देखने, वहां पर गोद रहे हैं, वहां पर लिख रहे हैं राहुल लव्स रीना, राम लव्स श्रेया, पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख देते हैं कि तेरा मुंह पता नहीं क्या काला, मतलब एनीथिंग आप कभी रीड करना, सच्ची में मतलब वो बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं हमारे जो मॉन्यूमेंट्स पुराने हिस्टोरिकल प्लेसेस के रह चुके हैं, धरोहर जो है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमें ओवरकम करना बहुत जरूरी है। ये सारे इश्यूज थे। अब कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है बताइए, सजेशंस टेल मी, क्या सजेशंस देंगे आप ये सारे इश्यूज को ओवरकम करने के? पहली बात अवेयरनेस। आप अपने नागरिकों को क्या करिए, शिक्षित करिए, एजुकेट करिए उन लोगों को, प्रमोट सिविक एजुकेशन। आप अभी ही मैं आपकी क्लास में, मेरा बोलने का तरीका अलग है, मैं धुतकार के बोल रही हूँ, ताकि कल को अगर आप लोग भी मॉन्यूमेंट्स में जाके लिखने की कोशिश करेंगे तो मेरा चेहरा एक बार जरूर याद आ जाएगा आप लोगों को कि ये इसने ऐसा बोला था, क्या कि वो मैंने आपको एजुकेट करा कि दिस इज नॉट द गुड थिंग टू डू, ठीक है। आप स्कूल लेवल से स्टार्ट कर दीजिए, आप चाहें तो कहीं पे भी कैसे भी, ये फैमिली से भी किया जाता है, आपकी सराउंडिंग से भी किया जाता है। भाई मेरी सराउंडिंग तो अगर मैं जरा सा भी कुछ ऐसे यूं भी कर दूं ना, तेरा है क्या, मेरे को तो यूं ही बोल देते सीधा, सिंपल, धुतकार दिया मुझे सबके सामने, मेरी इज्जत का फालूदा एक तरह से। तो ऑलवेज हमें क्या करना है, हमारे नागरिकों को एजुकेट करना है, उन्हें शिक्षित करना है किस चीज के बारे में, कि आपके राइट्स क्या है, आपके ड्यूटीज क्या है, आपके अंदर क्या एक सेंस होना चाहिए, एक क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये शुरुआती ही एज से अगर हम करने लग जाएंगे तो वो लोग ऑटोमेटिकली एक बहुत प्यारे नागरिक बनेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स, सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम, लोकल कम्युनिटी एक्टिविटीज जो रहती हैं, जैसे कि आप किसी समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बोला कि आज हम स्वच्छता अभियान करेंगे, नदी किनारे जाके साफ सफाई करेंगे, उसका पार्ट बनिए। अगेन ये भी आपके अंदर एक सिविक सेंस डेवलप करेगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं इनिशिएट लेने का, ट्री प्लांटिंग करने का, एफॉरेस्टेशन करने का,
ये भी एक तरीके का इनिशिएट है, उसको उसका पार्ट बनिए। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, नुक्कड़ नाटक भी होते हैं कभी कभी, उन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करिए। ये आप लोगों की ही क्या बोलेंगे, एक तरीके की सजेशन है जिससे कि सिविक सेंस जो है वो इंक्रीज होता है। कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स, कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स का मतलब वो नहीं होता है जो समाज में ब्याह करने के लिए, हाँ, कि आप लोग वो कंसिडर कर ले कि समाज में ब्याह करने के लिए वो बायोडेटा गया है तो वहाँ कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम्स, नो डियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एंगेजमेंट, ओके। Oh God, I stretch a lot of words. Then next is leveraging technology and social media. तकनीकी और सोशल मीडिया का उपयोग करना सिखाइए उनको। जैसे अभी मैंने बताया कि उनके बीच में सोशल मीडिया के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या क्या ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्या जो है न्यूज़ आ रही है वो फेक न्यूज़ है, ये उनको डिटरमाइन करना आना चाहिए। उनको अपने लॉज, ड्यूटीज, वेलफेयर इनिशिएटिव्स जो रहते हैं उसके बारे में भी जागरूक होना चाहिए। जैसे अगर हमारी सिटी की कोई गवर्नमेंट, नगर निगम ने कुछ चीजें निकाली कि सिर्फ यहाँ के सिटी वाले जो है वो ही महाकाल दर्शन कर पाएंगे और वो भी कम समय में, ये चीज, परंतु इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है यहाँ के लोकलाइट्स को, तो ये सोशल मीडिया के थ्रू पता चलेगा उनको, है ना, या फिर जो पेपर न्यूज़पेपर आते हैं, प्रिंट मीडिया, उसके थ्रू भी पता चलता है। तो ये सारी चीजें जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे आसपास के लोगों को जागरूक बना रहे हैं तो सिविक सेंस हम डेवलप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, ठीक है। फिर और क्या सजेशन दे सकते हैं हम, रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जिम्मेदार व्यवहार को पहचाने और पुरस्कृत करें। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई ऑटो वाला, उसने पैसे रिटर्न कर दिए, किसी के घूम गए थे, है ना, बैग भरा हुआ पैसे का उसने दे दिया वापस। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी सिविक सेंस थी, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी, वो चाहता तो वो रख सकता था, परंतु एट द सेम टाइम उसने वो चीज दे दी उसी समय पर, और पुलिस ने उसको क्या करा, रिवॉर्ड दिया, उसको सम्मानित किया। इससे क्या नागरिकों में एक अच्छी भावना क्या होती है, डेवलप होती है, हम भी एनकरेज होते हैं, हमें भी ईमानदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वो चाहता ऑटो वाला तो रख लेता, हमारे साथ तो यही हुआ था एक बार, हमारे साथ ही दुनिया भर के काम होते हैं। लेकिन यहाँ पर वही कहा गया है कि आपको रिकॉग्नाइज करना और रिवॉर्ड देना किसी भी इंडिविजुअल को उसके बिहेवियर के लिए, वो बहुत जरूरी है एक सिविक सेंस को डेवलप करने के लिए, ठीक है। फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, सार्वजनिक बुनियादी ढांचों में सुधार करें, डेवलप एंड मेंटेन पब्लिक एमिनिटीज, लाइक आप लोगों को, अगर हम अपने सिविक सेंस में ज्यादा अच्छे हैं तो गवर्नमेंट को भी अच्छा होना चाहिए, उनको भी पार्क्स बनाने चाहिए, उनको भी स्ट्रीट्स जो है वो सही रखनी चाहिए, उनको भी स्ट्रीट लाइट्स जो है, हेडलाइट्स तो गाड़ी में होती है स्ट्रीट लाइट्स जो रहती है वो सही में सही होनी चाहिए, उनके पास भी प्रॉपर एक वेस्ट डिस्पोजेबल प्रोग्राम या फिर डिस्पोजेबल एरिया होना चाहिए सिटी के बाहर। हमारे यहाँ सिटी के अंदर ही है कि नहीं, कहाँ पर है, हरी फाटक के उधर, है ना। अब वहां के लोकेलिटी में लोगों को कितनी दिक्कत आती होगी, वहां से निकलने में कितनी स्मेल आती होगी, ये चीज सोचे ही नहीं। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, हर चीज का ढांचा बना होना जरूरी है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स, उनको भी प्रॉपर तरीके से सारी चीजों का संचार करना आना चाहिए। स्ट्रक्चर है, हाँ, और ये, अरे यार, please consider that as a structure and this is improvements, fine। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स है that you guys will study in your personal notes, okay। चलिए, ये हमारा सिविक सेंस के बारे में पूरा टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। हमने क्या क्या देखा था इसमें, हमने इश्यूज भी देख लिए, हमने देख लिया कि उस इश्यूज को कैसे डील करना चाहिए, हमने ये भी देख लिया कि क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, सिविक सेंस का मतलब क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं लॉयल्टी टू इंस्टीट्यूशन की। लॉयल्टी टू इंस्टीट्यूशन क्या होता है, क्या होता है,
किसी भी संस्था के प्रति पूरी निष्ठा रखना, लॉयल्टी को निष्ठा बोलते हैं। मेरी एक सखी थी, उसका नाम था निष्ठा, तो हम उसको बोलते थे लॉयल्टी, ऑल्दो शी वाज अपोजिट ऑफ दैट। चलिए इसको मैं हटा दूं। बात करते हैं यहाँ पर लॉयल्टी की। जैसे एक लड़का लॉयल रहता है अपने रिलेशनशिप में महिला के प्रति, अपनी पसंदीदा औरत के प्रति, एक महिला अपने पसंदीदा मर्द के प्रति रहती है लॉयल, तो उसी लॉयल्टी की बात की जा रही है। परंतु यहाँ पर संस्था को लिया गया है, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप के बारे में महिला पुरुष की बात नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अगर महिला पुरुष के बारे में बात करो तो तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, बातचीत एकदम ध्यान, नींद आते हुए भी आंखें खुल जाती है, ओहो ये क्या बोल दिया मैडम ने, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉयल्टी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन। क्या होता है लॉयल्टी? रिफर्स टू अ डीप commitment and sense of allegiance to an organization, its value, goals और mission। किसी भी संस्था के प्रति अपनी निष्ठा का अर्थ यह है कि संगठन उसके मूल्यों का, लक्ष्यों और मिशन के प्रति गहरी प्रतिबद्धता और वफादारी का भाव। आप अपने इंस्टीट्यूशन के कितने प्रति लॉयल है? जैसे कि ये इंस्टीट्यूशन एक, ठीक है, यहाँ पर मैं एक एम्प्लॉय, मैं मेरे काम के प्रति लॉयल हूँ, परंतु मैं मेरे इंस्टीट्यूशन के प्रति भी लॉयल हूँ। अगर वो मुझे बोलेंगे आपको ये बातें डिस्क्लोज नहीं करनी है अपने स्टूडेंट से कि इंटरनली क्या चल रहा है, तो मैं नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि मैं पूरी निष्ठावान तरीके से अपना कार्य करना चाहती हूँ अपने संस्था के प्रति, है ना। तो जो वो कहेंगे, जो जीजा जी कहेंगे वो हम मानेंगे। ऐसी वाली चीज़ जो वो एक मूवी में बोलता है सलमान खान, ठीक है। तो वैसा ही हर एक इंस्टीट्यूशन में होता है। अरे यार ट्रस्ट इन द इंस्टीट्यूशंस लीडरशिप एंड डायरेक्शन। संस्था के नेतृत्व और दिशा में आपको अगर ट्रस्ट रहता है तो ही आप लॉयल बन पाते हैं। कैसे? अगर मुझे पता है कि ये इंस्टीट्यूट, मैं इसके प्रति लॉयल रहूंगी तो ये मेरे प्रति भी लॉयल रहेगा। दोनों हाथ से तालियां बजती हैं, ठीक है। वो भी, आप भी अगर मेरे प्रति लॉयल रहेंगे, मैं आप लोगों को कुछ वर्क दूंगी और आप लोग समय पर करके ला रहे हैं, तो मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, क्योंकि वो मेरे लिए भी एक एनकरेजमेंट होगा कि दीज पीपल वांट्स टू लर्न समथिंग, है ना, दे आर मोर एनकरेज्ड टू डू समथिंग। तो मैं भी उसी तरीके से उसको क्या करूंगी, रिएक्ट करूंगी, रेसिप्रोकेट करूंगी, ठीक है। तो ट्रस्ट और लीडर जो रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारी लॉयल्टी फैक्टर। अब कुछ कमिटमेंट होती है, जैसे कमिटमेंट टू इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इवन ड्यूरिंग चैलेंजिंग टाइम्स। कैसे? अगर आपको कुछ मतलब बहुत कम समय के लिए टास्क दे दिया, सपोज 2 दिन में एक टास्क आपको कंप्लीट करना है, आपको पता है कि 2 दिन में पॉसिबल नहीं है, ये चैलेंजिंग है, बट आप उस इंस्टीट्यूट के प्रति इतने लॉयल हैं कि ऐसे तरीके के चैलेंजेस को भी क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं या फिर ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर चैलेंजेस भी लेते हैं, जिससे कि आपकी क्या दिखती है, लॉयल्टी दिखती है ना। जैसे अगर एक रियल एग्जांपल लेते हैं, भाई की गाड़ी खराब हो गई टोल पे, भाई ने फोन करा 2 भाइयों को, अपने मतलब 2 मित्रों को, सखा को, ठीक है। अब 2 में से दोनों के ऊपर विश्वास था, परंतु उसने सोचा देखता हूं आज पहले कौन आता है, वो लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था, ठीक है। तो उसमें से एक सखा ने बोला कि यार मैं तो बाहर फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। दूसरा सखा भी पहुंच गया वहीं पर, तुरंत बोले भाई तू वहीं रुक, कहाँ तक घसीट के आएगा, हम लेकर आते हैं। वो पहुंच जाएगा टोल, सीधा टोल से पांव लगा के गाड़ी आएंगे, है ना। लड़के यही करते हैं मोस्टली, लड़कियां भी करती है, ऐसा नहीं है, लड़कियां भी हैं ऐसी, कुछ है एक्सेप्शनल केसेस, हम लोगों को भी पता है, हमने भी करा है कभी ना कभी। फिर लड़के, ये लॉयल्टी टेस्ट, कभी लड़के जो रहते हैं, एक भाई के पास गाड़ी रहती है, एक के पास साइकिल रहती है, बोले एक काम कर, साइकिल ले साइड में, तू मेरे यहाँ बैठ जा, है ना, चल। क्यों? वो एक दूसरे के रिलेशंस के प्रति क्या है, लॉयल है, कि
तुझे जब जरूरत पड़ेगी तो उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मैं तेरे पास खड़ा हूँ। सामने वाले को वो बोलेगा तेरे को जब जरूरत पड़ेगी तो मैं भी खड़ा हूँ। तो दिस इज लॉयल्टी। ठीक है, तो जब भी कोई चैलेंजेस आते हैं इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयज भी लॉयल रहते हैं कि कभी ना कभी ये इंस्टीट्यूट हमें पे बैक जरूर करेगा, या फिर कभी उन्होंने किया होगा उनके लिए भी एहसान, तो चलिए दिस इज द टाइम फॉर मी टू पे बैक, मैं भी ये काम करके उनको अपना ऋण चुका सकूं। ठीक है, सो चैलेंजेस। फिर एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? सॉरी, केसी, सही है स्पेलिंग? हाँ सही है ना? एडवोकेसी हु आर एक्टिवली प्रमोट्स एंड डिफेंड्स द इंस्टीट्यूशन रेपुटेशन। अब अपने को पता है अपना दोस्त गलत है, पर भाई ये अपना है ना, अकेले में समझा देंगे पर सबके सामने नहीं बोलेंगे कि तू गलत है। होता है ऐसा? बिल्कुल होता होगा। खैर मेरे ख्याल से ये सबके साथ होता है। आपके बेस्ट फ्रेंड्स जो रहते होंगे, आपको पता है कि इसने करा है, मैं यहाँ पर शब्द दूसरा उपयोग करने वाली थी परंतु मैं रुक गई, है ना, पर दोस्त है अपना, सखी है अपनी, सखा है अपना, हम पब्लिकली उसको नहीं बोल सकते, हम उसको डिफेंड करते हैं। एडवोकेट, पक्ष ले रहे हैं यहाँ पर हम उसका। ठीक है, आप उसकी रेपुटेशन को खराब नहीं करना चाहते, उसकी इमेज को खराब नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई आपने उस समय उसका पक्ष लिया। एंड देन आप इंटरनली अगर कुछ फैक्टर्स अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो वो आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। सो अगेन लॉयल्टी। अगर वो लॉयल ना रहता तो वो उसको सबके सामने बोल देता क्या कर दिया तूने यार, मतलब उसकी इमेज खराब कर दी। ठीक है, सो मेनी टाइम्स ऐसी चीजें भी होती है। फिर एक और पार्ट इसका है कोलैबोरेशन। क्या होता है कोलैबोरेशन? जब जब कोई वृद्धि या स्थिरता में योगदान करने के लिए साथियों का सहयोग मिलता है उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। जैसे हमने प्लान करा कि हमें नेबर से बदला लेना है लड़ाई का। कुछ नहीं, आप लोगों को बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ, बहुत सिंपल तरीका। रात में उठो, नींबू लो, नींबू, तुम्हें कुछ आता तो है नहीं करना, है ना, लेकिन उनको लग जाएगा कि बहुत कुछ कर दिया गया है। ठीक है नींबू लो, उसमें कलर लो, रेड कलर का इंजेक्ट कर दो, सुइयां 2-3 घोप दो, उसमें लगा दो, मतलब घोपना का मतलब लगा दो, मुझे यहाँ की लैंग्वेज में बोल दिया मैंने। ठीक है, उसको लगा दो, ना जस्ट थ्रो इट इन देयर होम, घर के पास रख दो, या फिर और कुछ नहीं, लाल कलर कुमकुम उमकुम सब डाल दो उधर आसपास। अगले दिन सुबह देखो तुम, बड़ी शांति रहेगी। ठीक है, तो शांति का मैंने इसीलिए तो उल्टा बोला, शांति रहेगी, यही तो रहेगा लड़ाई तो होगी परंतु आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो हाई हो जाएगा है कि नहीं? अब ये तो आइडिया आया, प्लानिंग करी, डिटेल्ड प्लानिंग, ठीक है, परंतु साथ तो चाहिए किसी का, अकेले तो ना हो पाएगा। आया दोस्त अपना, सखा या सखी या बहन भाई जो भी ले लीजिए, उसने बोला हम तुम्हारी मदद करेंगे इसको एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि खुराफाती दिमाग तो हमारा भी है, करिए फिर ऐसा। तो उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन। क्या साइड इफेक्ट होगा? ये तो हमने ये तो हम उसको सबक सिखाने के लिए कर रहे हैं ना, उसको नहीं करना है। अब देखो ये तो तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा पड़ोसी कैसा है तुम ज्यादा जानती हो अपने पड़ोसी को, परंतु ये तो तरीके थे मैंने बताया। कभी कोई पड़ोसी परेशान बहुत करते हैं, अच्छे पड़ोसी नहीं होते हैं, उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ईंटें जो है आपके इधर रख दी बिना पूछे, रखना है तो पूछ लो ना, क्या दिक्कत है, पूछ के रख लो, परंतु तुमने तो ऐसा कर दिया कि तुम्हारा ही है, रख दिया, अब उठाओ ईंट आधी रात को पूरी सड़क पे फैला दो, अगले दिन कलेश। बड़ा मजा आता है, ऐसे कभी करो भाई, बड़ा मजा। हैव फन इन योर लाइफ गाइस, हैव फन, खुला बोल रही हूँ मैं तो ठीक है। सो यहाँ पर हमने लॉयल्टी के बारे में पढ़ा। अब देखो ये लोग
तुम आइडियाज तो नहीं सोचने लग गए? हाँ, आंखें दिखा के काम हो जाता है। अरे यार, वो हमारी लड़ाई की प्रवृत्ति नहीं है ना कि आंखें दिखाओ और ऐसे करो। मैं तो भी आंखें नहीं दिखाऊं, मेरी ना डरने वाला भी डर जाए। चलो, तो हम बिना लड़ाई करे शांत तरीके से लड़ाई कर लेते हैं। शांति वाली लड़ाई। चलो ठीक है, लॉयल्टी टू इंस्टीट्यूशन के बारे में हमने 3 चीजों का पढ़ा। क्या क्या पढ़ा हमने? पहला पढ़ा था हमने क्या होनी चाहिए उनके बीच में, कमिटमेंट होनी चाहिए, फिर एडवोकेसी होनी चाहिए, देन उसमें क्या होना चाहिए, एक और कोलैबोरेशन। ये सारी चीजें लॉयल्टी को बढ़ावा देती है, निष्ठा बनाए रखती है। ठीक है, फिर इसके बाद हम कुछ कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं लॉयल्टी के। क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं भाई? कंपोनेंट्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के प्रति। पहला हमने जो अभी पढ़ा था, कमिटमेंट। सबसे पहली चीज, कमिटेड रहिए, कमिटेड या फिर कमिटमेंट लिख दीजिए। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अनवेवरिंग डेडिकेशन टू द इंस्टीट्यूशंस वैल्यू, मतलब संस्था के मूल्य, लक्ष्य और जो उसके मिशन है उसके प्रति एक अटूट समर्पण होना चाहिए आप लोगों का। मतलब तभी आप कमिटेड हैं। जैसे आप लोग रिलेशनशिप्स में कमिटेड रहते हैं, रहते हो? नहीं, ऐसा क्या होता है? तुम जाओ यार, तुम लड़के, तुम क्या बोलूं मैं? बहुत दुष्ट हो तुम लोग। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैसे कमिटेड रहना, पूरा समर्पण रहना। ठीक है, तो चलो तुम नहीं होते होगे, बहुत सारे होते होंगे। ठीक है, माधव वो बोल रहा पहली तो होनी चाहिए। हे भगवान। Okay, let's not get personal here. Let's not get personal, guys. Pay attention. आप संस्था के जो मूल्य है, लक्ष्य है, मिशन जो है, उसके प्रति संपूर्ण समर्पण जो है वो दिखाइए। यहाँ तक कि जो उनकी चुनौतियां, चैलेंजेस आते तब भी उनका हाथ छोड़ के मत जाइए। ठीक है, फिर मैं बोलने वाली थी कुछ लेकिन नहीं बोलूंगी। ये होता है कमिटमेंट। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कंपोनेंट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? क्या होती है रिलायबिलिटी? consistently fulfilling responsibilities and being dependable in actions and decisions, ensuring trustworthiness। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे ये दोनों दोस्त हैं, ये इसके ऊपर रिलायबल है, ये इसके ऊपर रिलायबल है। क्यों ऐसा रिलायबल है? मतलब अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो कोई आए ना आए, ये जरूर आएगा। डिपेंडेबल, ये डिपेंड है उसके ऊपर, है ना। उसको पता है कि जरूरत के समय पर कोई आए या ना आए, परंतु मेरा ये सखा जो है वो जरूर पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हो गई रिलायबिलिटी, निर्भर रहना किसी के ऊपर। भरोसेमंद, कार्य और निर्णयों में भरोसेमंद होना जिससे विश्वास कायम हो। ठीक है, ये थी। फिर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट, इसी का एक कंपोनेंट है लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट। क्या मतलब हो सकता है इसका? क्या हो सकता है? संस्था के लिए लंबे समय तक अपना संबंध जो है वो बनाकर रखना। ठीक है, समय के साथ साथ निरंतर रुचि और भागीदारी भी उसमें देते रहना, इंटरेस्ट शो करते रहना। आप संस्था के साथ 12 साल से हैं, पर आप कोई भी काम होता है या कुछ भी पॉलिसीज मेक होती है, नीतियां बनने आ जाती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में अपनी भागीदारी ही नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ये क्या है? आप होते हुए भी नहीं है उनके साथ। ठीक है, लॉयल नहीं है, आप सिर्फ अपना काम करने आते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं, वैसा काम है। ठीक है, सो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म तो है पर इंगेजमेंट होना भी बहुत जरूरी है। फिर रिप्रेजेंटेशन, इसका एक और कंपोनेंट है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है गाइस? व्हाट इज रिप्रेजेंटेशन?
आपको संस्था के लिए सकारात्मक प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करना चाहिए, उसकी छवि को दर्शाना चाहिए और साथ साथ में उसके मूल्य जो है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए, तो ही आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कोई पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, उसका एक होता है प्रवक्ता, है ना, जो बोलता है सबके सामने, मीडिया के सामने बोलता है, तो वो अपनी पार्टी के मूल्य, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसके जो इश्यूज है, उसको क्या कर रहा है, वो दर्शा रहा है पूरी निष्ठा से, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है सबके सामने। अगर वो अपने पार्टी के प्रति ही लॉयल नहीं रहेगा, तो जो उसको पर्सनली भी गलत लग रहा होगा, तो वो जाके सबके सामने बोल देगा कि हाँ, यहाँ मेरी पार्टी जो है वो गलत है। तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति क्या है, निष्ठावान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन इसलिए एक कंपोनेंट के तौर पर लिया गया है। फिर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इसी का एक लास्ट कंपोनेंट है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक? संस्था के प्रति आप क्या बनिए, प्रगति और उसकी सुधार के लिए विचारशील रहिए, ईमानदार रहिए और उपयोगी प्रतिक्रिया देना, बिना आलोचनात्मक और नकारात्मक हुए। आपको पता है कि आपका दोस्त गलत है यहाँ पर तुम डायरेक्ट नहीं बोलना चाहते, क्योंकि तुम्हें ये भी पता है कि वो हर्ट हो जाएगा और वो कुछ गलत कदम उठा लेगा, है ना। तो आप उसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हो कि भाई देख, तूने ऐसा क्यों करा, कुछ ऐसा भी कर सकता था, या तेरे पास क्या ऐसा काम हो गए थे, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई थी, बता मुझे, उससे सारी चीजें डिस्कस करना। ये क्या है, वैसे ही हम हमारे इंस्टीट्यूट में भी करते हैं कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट को यहाँ पर कुछ चेंजेस लाने थे, अपने कुछ चीजें करनी थी जो कि उसके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल हो सकती थी, परंतु उसने वो चीज नहीं करी, तो हमें उसको बताना रहेगा। तो हम ऐसा नेगेटिव तरीके से नहीं बताएंगे तूने क्यों नहीं करा इंस्टीट्यूट ऐसा, ये पॉलिसी क्यों नहीं लेके आए। हम उनको यूं बोल सकते हैं कि आप अगर ये पॉलिसी लेकर आते तो हमें फ्यूचर में इसके बेनिफिट्स हो सकते थे। हमने नेगेटिव पूरा नहीं दिखाया, कंस्ट्रक्टिव दिखाया उनको, ठीक है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना भी एक लॉयल्टी टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, उसका क्या है, एक कंपोनेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको ये सारी चीजें? शुड आई क्लीन दिस, हटा दे। फिर लॉयल्टी जब रहती है किसी इंस्टीट्यूशन के प्रति, तो एक एम्प्लॉय को क्या फायदा होता है, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय क्या हो सकता है, बताइए। बहुत कॉमन चीज है ये, एवरीवन। अगर आप लॉयल हैं अपने इंस्टीट्यूट के प्रति, तो एक एम्प्लॉय को क्या फायदा है उससे, सोचो। उसको जॉब सिक्योरिटी रहेगी, है ना। इंस्टीट्यूट अगर उसको छोड़ने के लिए भी बोलेगा या फिर उसको हटाने का भी सोचता है, तो एक बार इंस्टीट्यूट को ये जरूर दिमाग में आएगी बात कि ये इंसान बहुत लॉयल है मेरे इंस्टीट्यूट के प्रति, ये पूरे निष्ठा से काम करता है, पूरी जो चीजें हैं एक प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करता है। अदरवाइज ऐसे लोगों के लिए पता है इंस्टीट्यूट मतलब बहुत खोज करते हैं कि उनको जेन्यून जो रीजंस रहते हैं वो बता सके। ब्लंट लोगों को ढूंढते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग जो रहते हैं ना, वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं, यहाँ पर आपकी गलती है एंड यू शुड डू दिस चेंजेस। उससे क्या, जो फ्यूचर में ज्यादा लॉस होने वाला रहता है वो पहले ही हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं या कम कर लेते हैं। तो जो इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो ऐसे लॉयल, ऐसे लोगों को ज्यादातर अपने पास बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं। तो इंडिविजुअल अगर लॉयल है तो उसको एक तरीके से उसके पास क्या है, जॉब सिक्योरिटी भी है। ठीक है, एम्प्लॉय के पास कॉन्फिडेंस आ जाता है कि उसकी पोजीशन जो है वो स्टेबल है और वो वहां से उसको हटाया नहीं जा सकता है। जैसे 12 साल से कोई आदमी काम कर रहा है और उसकी लॉयल्टी भी बार बार टेस्ट की जा चुकी है उस इंस्टीट्यूट में, तो अब उसको ये एक अंदर से भावना होगी कि कभी ले ऑफ करेंगे या लोगों को हटाएंगे तो पहले मुझे नहीं हटाएंगे, मुझसे जो बाद में आए हैं लोग उनको पहले हटाया जा सकता है। ठीक है, फिर करियर एडवांसमेंट।
इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये भी है। करियर एडवांसमेंट का मतलब क्या है? आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है स्किल्स डेवलप करने के लिए, एम्प्लॉय को उनके करियर में प्रोग्रेस करने के लिए भी बहुत सारे जो मौके हैं वो दिए जाते हैं। तो करियर एडवांसमेंट, सपोज हमारी कंपनी है, उसमें कुछ ऐसी स्कीम आई है कि आप कोई सा भी एक कोर्स कर सकते हो और आप बहुत दिनों से कोई सा कोर्स करना चाह रहे थे, परंतु आपके पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे, ठीक है, कंपनी पूरा पैसा उसका उठा रही है, खर्चे उठा रही है, तो इसमें आप लोगों को ये एक अश्योरेंस रहेगी कि आपको क्या करेंगे, वो यहाँ पर बेनिफिट ये रहेगा कि वो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे क्योंकि आप उस इंस्टीट्यूट के प्रति क्या थे, लॉयल थे, ठीक है। करियर एडवांसमेंट, फिर इट इनहेंसेस देयर सेंस ऑफ पर्पस, अलाइंस देयर पर्सनल ग्रोथ विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब अगर आपको इसका चीज का बढ़ावा मिलता है तो आप लोग भी अपने पर्सनल गोल के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव करने में और ज्यादा एफर्ट्स देते हो। सो करियर एडवांसमेंट्स। फिर जॉब सेटिस्फैक्शन। आई एम सो सॉरी। एम्प्लॉयज हु फाइंड मीनिंग इन देयर वर्क, वो कर्मचारी जो अपने काम में अर्थ पाते हैं या उचित वेतन प्राप्त करते हैं या फिर उनकी योगदान को पहचाना जाता है, ठीक है, मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं और हमारे उस काम को भी वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में, तो उससे क्या होता है, एक एम्प्लॉय जो रहता है वो संतुष्ट होता है, वो नौकरी की संतुष्ट होने के बाद बहुत सही तरीके से अपने कार्य को भी परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर इसके बाद है इनहैंस्ड प्रोडक्टिविटी। सिंपल सी बात है, अगर वो संतुष्ट हुआ तो वो प्रोडक्टिविटी भी क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। समझ जाओ वो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयज को ये लग रहा है कि उनके काम की कुछ वैल्यू है, कुछ इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो और मोटिवेटेड फील करता है, वो और ज़्यादा एफर्ट्स करता है, और ज़्यादा अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करता है, वर्क करता है, इनोवेशन में कंट्रीब्यूट करता है, एंड साथ साथ में एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है, ठीक है। फिर इसके आखिरी पॉइंट है मोरल, हाई मोरल। व्हाट इज हाई मोरल? कोई पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर है आपका, ठीक है, आप अपने कम्युनिकेशंस जो है वो क्लियर रख रहे हो, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एम्प्लॉय के अचीवमेंट को, फिर साथ साथ में आप टीम वर्क जो है उसको भी बढ़ावा दे रहे हो, तो इससे क्या होता है, आपकी जो मोरल है, मोरल क्या होता है, मोरल क्या होता है भाई बताओ, मैं बता चुकी हूँ पहले बहुत बार। पता करके आना। सो इट इंक्रीजेस द मोरल ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं मोरल शब्द ही उपयोग करूंगी, आप लोग बताएंगे मुझे कि मोरल क्या होता है, ओके। सो ये थे हमारे बेनिफिट्स, कब, किसके लिए, एम्प्लॉयज के लिए, अगर वो लॉयल रहता है इंस्टीट्यूशन के प्रति तो, ठीक है। क्लियर है सब कुछ? किसी को कोई डाउट? कंटिन्यू करें? मैं तो नहीं बता रही, यही है। चलो हमने बेनिफिट्स पढ़ लिया, तो हम चैलेंजेस भी कर लेते हैं, देन इट विल ओवर, ओके। घड़ी को ना देखें, कितना टाइम? 5 मिनट। भूख लग रही है? 6 बजे तक क्लास है, इसके बाद भी सलंग? कैसे पढ़ लेते हो इतने कंटिन्यू? मुझसे तो नहीं होता, सबकी अलग अलग ग्रेस्पिंग पावर है भाई, मेरा सा तो नहीं होता है। मैं तो 2 घंटे सीधे बैठ जाऊं वही काफी है मेरे लिए। मैं पढ़ाते पढ़ाते भी कितना घूमती हूँ, आई कांट स्टैंड स्टिल। लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, हंसिए मत। कुछ हम चैलेंजेस पढ़ने वाले हैं, किसके पढ़ने वाले हैं? लॉयल्टी के,
जब जब लॉयल्टी हमारी अफेक्ट होती है, जब हम लॉयल नहीं होते तो उसके क्या कारण है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला है लैक ऑफ रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। आप अपने एम्प्लॉयज़ की अचीवमेंट्स को बढ़ावा ही नहीं दे रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को उनके एफर्ट्स जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसका वर्थ नहीं समझ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है एम्प्लॉय क्या हो जाएगा, एक उसको सेटिस्फेक्शन लेवल जो रहता है वो डिक्रीज हो जाएगा, साथ साथ में वो अपने कार्य के प्रति लॉयल होना भी प्रेफर नहीं करेगा, बोलेगा जब मेरी कोई अहमियत ही नहीं है तो मैं काम क्यों करूं, सिंपल सी बात है। ठीक है, फिर लैक ऑफ ऑटोनॉमी। लैक ऑफ ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को फ्रीडम कम दी गई है। लैक ऑफ ऑटोनॉमी, आप अपने एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा बांध के रखे हो, डिसीजंस जो लेने हैं, छोटे मोटे भी डिसीजन लेने तो उनको आप लोगों से परमिशन लेनी पड़ती है। तो लैक ऑफ फ्रीडम टू मेक डिसीजंस और टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क मे फील मिस माइक्रो मैनेज एंड अनमोटिवेटेड। मतलब अगर उनको आप थोड़ी छूट नहीं दे रहे हैं उनको डिसीजन लेने में, कार्य करने में, तो अगेन वो अपने आप को कम मोटिवेटेड फील करते हैं और उनको ये लगता है कि क्या है, हर बात में मुझे इनसे परमिशन लेनी पड़ रही है, बार बार जाके पूछना पड़ रहा है, इसमें मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है और मैं अपने काम को अपने तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए वो लॉयल होना भी प्रेफर नहीं करेगा। फिर थर्ड है पुअर लीडरशिप। आपका लीडर ही जो है वो सही नहीं है, वो उसने बोला कल से पंक्चुअल आइए परंतु वो खुद ही पंक्चुअल नहीं है, अगेन तो आप क्या लॉयल रहेंगे अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति? बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि लीडर्स ही आपको एक क्या करते हैं, आइडल बनते हैं अपने लिए, वही हम उन्हीं को देख के हमारा मार्गदर्शन करते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं अपने पाथ पर। तो अगर वो ही सही नहीं रहेंगे, सपोर्टिव नहीं रहेंगे, इनइफेक्टिव रहेंगे, तो इससे हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हमारा जो कार्य करने का स्पॉन्टेनिसी होती है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर अनक्लियर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आपके इंस्टीट्यूशन में प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, अनक्लियर करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। What does this mean? दिस इज अपॉर्चुनिटी, ओके, राइट, अपॉर्चुनिटीज। आपके पास क्लियर पाथवेज नहीं है प्रोफेशनल एडवांसमेंट्स के लिए, आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ जो है वो कमिटेड जो रहते हैं, लेस कमिटेड रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज जो रहती है वो क्या होती है, कम हो जाती है, एंड दे कैन नॉट गो बियॉन्ड देयर लिमिट्स एंड अचीव द गोल्स विच दे वांट टू डिजायर, विच दे हैव डिजायर्ड फॉर देयर फ्यूचर। ठीक है, तो इससे आप लोगों का एक ये भी लॉयल्टी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है। फिर लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी। अभी हमने पढ़ा था जॉब सिक्योरिटी एक बेनिफिट है, परंतु आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार लोगों को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ना तो उनकी वैल्यू कर रही है और ना उनके कार्य को ज्यादा बढ़ावा दे रही है। तो इससे क्या होता है, ले ऑफ कर दिया कभी ऑर्गेनाइजेशन में, कभी भी किसी को बुलाया, बोल दिया कल से मत आना, तुम्हारा हिसाब कर देते हैं, तो लैक ऑफ जॉब सिक्योरिटी, लॉयल नहीं रहेगा। उनको यूँ बोला कि ठीक है आप अभी छोड़ दीजिए, कभी मार्केट में कुछ नहीं मिलेगा तो आप आ जाना हमारे पास वापस, तो क्या ऐसे में इंसान वापस जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन में? बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर्ट हुई है और अब वो जो पहले जितना लॉयल था उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वो वापस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो आहत हो गया है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका है, जुड़े से भी ना जुड़े, पड़े जो गांठ पड़ जाए। ठीक, सो यहाँ पर भी उसका यही मतलब है। नेक्स्ट क्या है, क्या हुआ? कुछ ही चीजें बाकी। इनएडिक्वेट वेजेस। आप सही तरीके की वेजेस जो है उसको पैसे ही नहीं दे रहे हो। भाई पैसे के लिए ही तो कार्य करता है कोई आदमी, उसको काम के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अगेन वो अपने कार्य के प्रति लॉयल नहीं होगा, उसको चाहिए पैसा।
कंपनसेशंस नहीं दे रहे हो, उसकी जो बेसिक नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स है, वो मीट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो ऑब्वियसली अपने काम को भी सही तरीके से नहीं कर पाएगा। फिर एक है टॉक्सिक वर्क कल्चर। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन पैसे भी टाइम पे दे रही है, ऑर्गेनाइजेशन आपकी अचीवमेंट्स को भी बढ़ावा दे रही है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है, परंतु वर्क कल्चर जो है, कलीग्स जो है, आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, या फिर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, आपको मजा ही नहीं आ रहा काम करने में। कोई लोग ये बोलते होंगे जरूर कि यार ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छी थी तो तूने जॉब क्यों छोड़ दी, तो वो बोलेंगे यार बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा था। टॉक्सिक मतलब यही है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो रही थी, बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा था, बहुत ज्यादा हर चीजों में प्रपंच हो रहा था, गॉसिपिंग हो रही थी। दे डू नॉट वांट टू लिव इन दिस एनवायरनमेंट बिकॉज दे दैट मे अफेक्ट देयर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फाइनेंशियल तो वो थे साउंड क्योंकि उनको पैसे दिए जा रहे थे। ठीक है, तो टॉक्सिक वर्क कल्चर भी लॉयल्टी को अफेक्ट करता है। फिर लास्ट है इसका मिसमैच्ड वैल्यूज। आपकी वैल्यू कुछ और है और आपके ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू कुछ और है, तो अगेन लॉयल्टी अफेक्ट होगी। ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय की पर्सनल बिलीफ्स अलग है, तो इट मे लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अगेन इट विल become an individual it will help an individual to become more less loyal towards the organization. ओके, ये सारे चैलेंजेस थे किसके लिए, एक लॉयल ना होने के कारण। ओके, दिस इज अब इसके बाद का हम कल पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो।